अस्सलामुअलैकुम, ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा इमदाद और मेरे साथ हैं तौफीक भट्ट। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आज हम ईद के मौका पर लाहौर की शान, लाहौर की पहचान, तारीखी हवेली बारूद खाना के सामने खड़े हैं। ये जो हवेली है इसको मियाँ सली की हवेली भी कहते हैं, क्योंकि जो अल्लामा इकबाल के नवासे हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन, ये उनकी मिल्कियत है। और भट्ट साहब, इसकी एक बहुत लंबी तारीख है, बहुत सारी अहम शख्सियात जो है वो यहाँ पर आती रहती हैं। और इसके अलावा ये हवेली ना सिर्फ बाहर से तारीखी है बल्कि अंदर से भी ये नादिर व नायाब है। बिल्कुल ऐसी है जी। और इसकी एक अपना एक तारीखी और सकाफती हवाले से इसकी एक शनाख्त है। और जब हमारे दूसरे मुल्कों से, ख़ास तौर पे हमारे जो इंडिया से लोग आते हैं, जो फ़न और सकाफ़त से जुड़े हुए होते हैं, एक्टर्स भी हैं, तो वो ये हो ही नहीं सकता कि वो लाहौर को विज़िट करें और इस हवेली बारूद खाना या मियाँ यूसुफ सली की इस हवेली को विज़िट ना करें। बल्कि बेशुमार हमारे आर्टिस्ट जो इंडिया से आते हैं और पाकिस्तान से भी, वो यहाँ पे क़याम करना एक सादत की बात और एजाज़ की बात समझते हैं। इस निस्बत से भी कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन का अपना भी एक फ़न की दुनिया से अब एक ताल्लुक़ और रिश्ता बन गया है। कई खूबसूरत नग़मों की इन्होंने मौसीकी भी जो है वो तरतीब दी है, तो इस हवाले से भी उनका, और फिर जो इनका एक सबसे बड़ा हवाला है वो है कि ये अल्लामा इकबाल के नवासे हैं। तो इस हवाले से सियासतदान भी हैं, समाजी रहनुमा है और सकाफती शख्सियत है। ईद का मौका है, कुछ खट्टी मीठी बातें तो होनी चाहिए, क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल जी। और हम जाके देखेंगे इस हवेली के जो मकी हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी गुजरी मियाँ यूसुफ सली साहब से, और उनसे और भी बहुत सी बातें करेंगे तारीखी हवाले से, सकाफती हवाले से। तो मेरा ख्याल है फ़ाइज़ा अंदर चलते हैं हम। जी भट्ट साहब। कैसे बड़े बड़े लोग हैं, आप देखिए कि ये वो लोग हैं, उन लोगों की तस्वीर हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इनमें बड़े बड़े नवाब हैं जिनका इस हवेली के साथ एक मोहब्बत भरा रिश्ता रहा। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ, ये देखें मियाँ करीम बख्श साहब हैं। ये जो करीम पार्क है हमारा लाहौर का एक तारीख़ी इलाका, वो मियाँ करीम बख्श साहब के नाम से है, करीम पार्क जिसको आप कहते हैं। तो ये लाहौर के बहुत ही एक नामवर शख्सियत जो है ना, और तारीख़ी इनकी एक शख्सियत है। और आप देखें तर्ज़ तामीर कैसा है हवेली का, कैसी खूबसूरत, और कलर कितने खूबसूरत हैं, छोटी छोटी जो टाइल्स हैं उनका वो देखें। और ये देखें भट्ट साहब, और ये देखें बिल्कुल ये जो है वो कैसी। इमरान खान तो आपको पता है कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के बेहतरीन दोस्त भी, बेस्ट फ्रेंड भी, और उनके क्लास फेलो। इसी सन में उनके क्लास फेलो भी रहे हैं। तो कुछ उस हवाले से भी यादें हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब हम देख रहे हैं कि वो हैं। सोनिया गांधी जी, वो आप देखें कि उनकी तस्वीर है। और इसी तरह ये बहुत ही नायाब तस्वीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आप देखिए, कितनी खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट में मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीर, बहुत एक रैंडम पिक्चर लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इनमें से कोई शख्सियत आपको इसमें, ये तो एक बेटी लग रही है मुझे, जी बिल्कुल कायद आज़म की बेटी है, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन है, और मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन है, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के जो छोटे भाई हैं, और उनके बुजुर्ग भी हैं साथ। ये आप देखें फैज़ अहमद फैज़, कितने बड़ी शख्सियत है, और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन उनसे मिल रहे हैं। बट साहब ये आसिफ अली जरदारी हैं। अच्छा, ये तस्वीर तो मैंने, यकीन करें, मैं हवेली में कई दफ़ा आया हूँ, ये तस्वीर तो मैंने आज देखी है। और देखिए कितने यंग है, जवान है जरदारी साहब। और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन तो आपको पता है कि इनकी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ा मियाँ साहब ने, और कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे इस इलाके से। तो इस हवाले से भी मियाँ साहब से आज बात करेंगे। बट साहब, इस दीवार पर तो मुझे पूरी पाकिस्तान की तारीख नजर आ रही है, और फिर ये कुछ नवादरात भी पड़े हैं, कुछ आइडिया है आपको इनके बारे में? पाकिस्तान की नहीं, ये बरसगीर पाक और हिंद की एक पूरी एक तारीख है। इस दीवार पे आप देखिए कैसे कैसे शानदार लोग जो हैं, कितने कितने बड़े लोग वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जना मुशर्रफ के साथ मियाँ साहब की तस्वीर है, बिलावल जरदारी के साथ मियाँ साहब की तस्वीर है। और ये जो पड़ी हुई हैं ये हमारी नायाब अच्छा, ये लालटेन की तरफ आप देखिए कि कितनी खूबसूरत है, और उसका कलर भी कितना खूबसूरत है। वो सही मानों में जो लालटेन कहा जाता है, तो लाल कलर है इसका ना।
ये भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो बहुत खूबसूरत। और फिर असल बात ये है कि मियाँ साहब ने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ है और इसकी खूबसूरती को किसी भी तरीके से कम नहीं होने दिया, बल्कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे भी मुझे लगता है काफ़ी कुछ है। काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। आई एम फाइन, थैंक यू। यूसुफ साहब, सबसे पहले तो ईद उल फितर की बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी, भट्ट साहब को भी, आपको भी, सबको, सारे पाकिस्तान को आज की दिन की मुबारक हो, ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं इस हवेली में पहली बार आई हूँ और भट्ट साहब ने जो मुझे इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि मैं आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि क्या तारीखी राज हैं इस हवेली के। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आई हैं। और भट्ट साहब, इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि जिस स्टेज पर हम बैठे हैं ये विरसा म्यूजिक का स्टेज है। बिल्कुल ऐसे। ये मैंने जो स्टेज, ये जो मैंने जो आइडिया था जी, ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब के लिए मैंने ये बनाया था। अरे वाह। ये वो यहाँ आके, बिकॉज मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी और जी। बहुत मेरे यहाँ वो आया करते थे और बहुत हम बैठ के उनको सुना करते थे और वो सुनाया करते थे और एक बाकायदा एक महफिल एक जमती थी। तो ये उन्हीं दिनों में मिक जैगर जो एक बहुत बड़े जेड जैगर, मिक जैगर, जेड उनकी बेटी, तो वो यहाँ ही वाज अ ग्रेट फैन ऑफ नुसरत फ़तेह अली। तो वो यहाँ हो रहे थे, वर्ल्ड कप हो रहा था क्रिकेट का, तो तब इमरान और जमाइमा की नई नई शादी हुई थी। हाँ जी। तो उसने ये इमरान से रिक्वेस्ट की कि मैंने नुसरत को सुनना है। तो फिर यहाँ हमने प्रोग्राम अरेंज किया, यही खान साहब ने रात भर कवाली होती रही। रात भर कवाली होती रही, सुबह के 5 बजे तक। और इधर ही हम फर्श, सब इंतज़ाम फर्शी था, कालीन बिछे हुए थे, अब को 30, 40, 50 लोग थे। एंड इट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल इवनिंग। अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में वो वीडियोज़ मेरे पास तो कम से कम कोई नहीं थी, क्या कहते हैं, वरना बड़ी यूनिक यादगार लम्हा। इमरान खान साहब यहाँ पर आते रहते थे, सुना है बहुत अच्छी आपके साथ दोस्ती, मुलाकात का बचपन से हम दोस्त हैं। वी वर टुगेदर इन स्कूल, HSN में इकट्ठे थे। फिर उसके बाद बहुत अभी तक स्टिल वेरी क्लोज टू हिम। अभी तक जेल में भी? जेल में हुए हैं, लेकिन उससे कोई दोस्ती तो नहीं खत्म हो जाती। मुलाकात हुई, कोई बात? मुलाकात नहीं हुई, बस अब पता चलता रहता है अलीमा से या दूसरी बहन से, वो ठीक है, ही फाइन। तो उसके अलावा बातचीत नहीं हुई। अब मैंने तो सियासत को खैराबाद कह दिया था, 25 साल हो गए। नून लीग को क्यों ज्वाइन नहीं किया आपने? पीपल्स पार्टी से इलेक्शन क्यों लड़ा? नहीं, नून लीग तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन पहले मुस्लिम लीग ही थी। उनकी जो थी ये अल्लाह आपका भला करे, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उसमें मुस्लिम लीग में मैं जो ये थी इनकी प्रोविंशियल मजलिस शूरा नहीं, सूबाई कौंसिल, सूबाई काउंसिल या उनकी जो पार्टी की जो होती है ना, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं आई वाज अ मेंबर फॉर अ शॉर्ट वाइल। फिर मुझे बेनज़ीर के साथ आई हैव नोन हर सिंस जब हम व्हेन वी वर किड्स। सो मुझे याद है कि मेरे वालिद तब MNA होते थे और भुट्टो साहब तब कॉमर्स मिनिस्टर थे और ये रहा करते थे अपना पेशावर रोड के ऊपर इनका घर था। तो कभी कभार मेरे वालिद मुझे और मेरे बड़े भाई को लेके वहाँ उनके यहाँ चले जाते और वहाँ जस्टिस मुनीर साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। अच्छा। वो भी आते थे, उनका ग्रैंडसन था अली, वो भी हमारा पेरेंट्स और फ्रेंड्स और दोस्त। तो वहाँ तो ये बेनज़ीर और इसके भाई, तो हम एज किड्स हम वो स्लाइडिंग और वो झूले और ये बड़े बैठ के बाहर लॉन के अंदर ये अपनी गपशप करते थे या जो भी को पॉलिटिक्स वो। तो एक आई ऑलवेज आल्सो फेल्ट कि इट्स टाइम कि किसी औरत को आना चाहिए हुकूमत में।
एंड नो डाउट दैट शी वाज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, बिल्कुल बहुत ही नफीस इंसान थी। सो मैंने जब खुद फैसला किया सियासत करने का, तो मैंने, ये मेरा अपना डिसीजन था, किसी मेरे बुजुर्ग ने मुझे कोई इसमें बस रोका भी नहीं और कोई कहा भी नहीं कि तुम ये करो। साहब, शायरी तो आपके खून में है, तो आपको मौसीकी से लगाव कैसे हुआ? मौसीकी से मुझे लगा ये बड़ा ही वैसे मौसीकी से इस हद तक लगाओ कि आप बाकायदा खुद मौसीकार बन गए। हाँ। बिल्कुल ठीक, कंपोजर हूँ मैं, लिरिक्स भी मैं कभी कभी लिखता हूँ। अभी कुछ ईद पे भी आपका आ रहा है। आपने कंपोजिशन में देखी आपकी, अभी ईद पे भी रिलीज हो रहा है, बड़ा खूबसूरत वक्त में भी मैंने रमजान में राहत और उनके जो बेटे हैं सली टाउन में जो मस्जिद बनी है हमारी, बहुत खूबसूरत मस्जिद, वो भी मैंने एक कंपोज की है, एसएम सादिक साहब की लिखी पंजाबी नात है, और एक दूसरी नात और भी वो हमने यहाँ रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, जो ऑनस्लॉट है ना वेस्टर्नाइजेशन का, वो हमारे यूथ के ऊपर बिल्कुल छाया हुआ है इस वक्त, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल ही हम उसके मतलब के एक और कोई ऑप्शन नहीं देंगे नौजवानों को, ठीक है, तो वो फिर वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा ना, हमारा सारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, अदब ख़त्म हो जाएगा। देखें, पढ़ते तो वैसे ही नहीं है, किताबें आप बताओ कितनी किताबों की दुकानें, फिरोज हंस देख कितना तकलीफ होती है कि वहाँ जूतियों की मार्केट खोल गई, फुटपाथ पे बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें। यहाँ भी हमारे यहाँ भी वो तवाइफें चलेंगी, कम से कम उनकी खुशबुएं तो आती थी, और अब मोची आ गए, यहाँ भी सारी शू मार्केट ही बन गई। अच्छा, सुना है यहाँ पे पहले जनान खाना, मर्दान खाना, शीश महल, बिल्कुल शीश महल भी है। ये जो देखिए हुआ इस तरह था कि ये जो घर था जी, ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो उसका कमांडिंग जनरल था लाहौर का, 18वीं सदी में, ठीक है, उसका रेजिडेंस भी था, और साथ ये सामने वाला जो प्लॉट है और ये पीछे आगे, ये सब दफ्तर, असले, बारूद की जगह, तोपें, क्योंकि उस ज़माने में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे इतना बड़ा असला किसी के हवाले करके वो खुद ही बगावत कर दे, बादशाह कोई उड़ा दे, होता नहीं होता था। तो उसका जो ट्रस्टेड आदमी था वो यहाँ वो रहता था। सही। जब अंग्रेज़ आए तो ये जाहिर बात है उनके कब्जे में आ गया। तो यहाँ जो पानी वाला तालाब है अंदरून शहर का मशहूर, हमारी पहली हवेली यहाँ थी। अच्छा। तो ये क्योंकि सबसे ऊँची जगह थी, एंड दे यू नो जब वाटर रिजर्वायर आप बनाते हैं, वाटर टैंक, तो उसके लिए आपको चाहे 1 इंच का भी फर्क होना, यू हैव टू टेक द हाईएस्ट। तो वो उन्होंने हमसे एक्वायर करके इन ल्यू ऑफ दैट उन्होंने हमें ये प्रॉपर्टी। अच्छा। तो अब ये जो जहाँ आप बैठे हुए हैं सारा ये एरिया, तो ये ज़नान खाना था। अच्छा। और बिल्कुल ऑपोजिट सड़क जहाँ आप ओपन प्लॉट देखते हैं, यहाँ इसी तरह का ही गेट था, और एक बहुत बड़ी हवेली थी, और एक बहुत बड़ा एक सिंगल कोर्टयार्ड था। अच्छा। तो वो मर्दान खाना था। हाँ, बाद में वो सिनेमा में तब्दील हो गया, बाद में फिर सिनेमा, सिटी सिनेमा में। अच्छा, ये सब ईद की रौनकें जो हैं वो हमारे ज़माने की या आपके ज़माने की, वो बहुत ही मुनफरद हुआ करती थी। रिश्तों का एक तकद्दस और ख़ूबसूरती, रिश्तों के दरमियान मिलना मिलाना, महफिलें होनी, और ख़ास तौर पे अंदरूने शहर से तो ईद की रौनकें जो हैं वो अंदरूने शहर में ये था कि जब बचपन से ही हम नमाज जो है ये बादशाही मस्जिद में जाते थे, मेरे दादा और मेरे चचा और मेरे वालिद और अजीज, पूरी फैमिली मतलब बच्चों को लेके साथ जाते थे। जब गुलबर्ग भी शिफ्ट कर गए, फिर भी यहीं आगे नमाज के लिए ईद की यहाँ आते थे, और वहाँ से होके फिर अल्लामा साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे के फिर आगे कब्रिस्तान, जो जहाँ यही एक हमारा एक एक लाहौरियों का एक ख़ास तरीका है। तो बड़ी रौनक होती थी। अच्छा, और मुझे याद है कि ये तो ये जब वापस आ रहे होते थे ना, तो यहाँ जो ताजमहल स्वीट्स है बिल्कुल अली पार्क के सामने, तो वहाँ शुएब हाशमी और उमैर हाशमी, अल्लाह को जन्नत नसीब करे दोनों को, दोनों अब अल्लाह को प्यारे हो गए, और बाकी उनके बेटे और वो यहाँ हलवा पूड़ी खाते हुए मिलते थे हमेशा, उनसे यहीं मुलाकात। और मस्जिद के अंदर ही आधा शहर तो वहीं आपको गले में बगलगीर हो जाता। बिल्कुल ऐसे। और फिर यहाँ हम आते थे एज किड्स, हमें याद है वो छोटी छोटी, वो एक एक डंडे के ऊपर लटकाए हुए बहुत सारे खिलौने और बलून, और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स, और में जो एज किड्स वो छोटी छोटी मोटर बनी होती थी, मोटर बोट्स, उनके अंदर वो मोमबत्ती लगा दो तो फट 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 करके वो चलती थी। फिर वो पटाखे वाली पिस्तौलें, ये चीज़ें अब वो नहीं रही, वो उसके वो होती थी, फिरकी उसकी घूमती थी, और आप फंसा देते थे पटाखा, तो इस तरह आप उसको फायर होते थे, बड़े खूबसूरत, और वो इस तरह की चीज़ें। अभी यहाँ होता है, अली पार्क में मैं देख रहा था, अभी वो घोड़े वाले आते हैं,
ये आएंगे छोटे मोटे क्या कहते हैं, ये लगाएंगे यहाँ, ये झूले भी। ईद कैसी गुजरती है? ईद अब देखें, अब बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और ईद का ये होता है कि अम्मी की तरफ एक लंच हो जाता है जिसमें हम सारी फैमिली, मेरे भाई गुलबर्ग में, और मेरे चचा का घर भी उधर ही है, उसी प्लॉट में, तो वो भी तो लंच इकट्ठे कर लेते हैं। उसके अलावा मेरी कज़न है, बड़ी बहन है, अपना ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ, वो भी मेरे बोथ माय फर्स्ट कज़न, तो उनके यहाँ एक चाय होती है। अच्छा, ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ना ईद वाले, इस हवेली में क्या माहौल होता है ईद की मुनासबत से? ये बच्चों पे डिपेंड करता है, मेरे बच्चों पे और मेरे नेफ्यूज़ पे और नीसेस के, वो क्या करते हैं। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं करता, तो उनके वो आपने बहुत कुछ कर लिया हुआ है। अब कल रात को मेरा नेफ्यू है उमर शाह, तो उनके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ रखी हुई थी एक ये सहरी। अच्छा। सहरी से पहले पिछले कोर्टयार्ड में बैडमिंटन, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, वो बैडमिंटन हुई, यहाँ लूडो खेली गई, खूब रौनक को 30-40 नौजवान बच्चे जो थे, दे वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो ये रौनक यहाँ लगती रहती है और मैं माइंड भी नहीं करता। आई लाइक इट, कि मतलब कि कोई हो जाए, कोई शूट हो जाए, कोई ब्रांड वाला कोई शूट आ जाता है, कभी इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। अब भी आप ईद की नमाज जो है वो बादशाह मस्जिद में पढ़ते हैं? अब हम नहीं वहाँ पढ़ते, हम अब गुलबर्ग में पढ़ते हैं। वहीं मौलवी साहब आ जाते हैं, तो सारी फैमिली भी इकट्ठी हो जाती है और कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ हम। यूसुफ साहब, आपने बताया भी कि यहाँ पर जो है वो शूट्स वगैरह, कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। मेरा अपना प्रोग्राम होता है विरसा, जो 2009 से हो रहा है। क्या कोई चार्ज करते हैं, कोई फी चार्ज करते हैं, कोई मुआवजा लेते हैं आप? अमूमन तो ये होता है कि अपने जानने वाले, अब भट्ट साहब ने कहा जी मेरी बेटी की शादी हुई, तो मैंने अगर यहाँ शूट करना हो तो क्या मैं चलूँगा, पैसे नहीं। अगर कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो ना, हाँ जी, तो उसको हम फिर कंसिडर कर लेते हैं। आफ्टर ऑल इसको मेंटेन करना कोई आसान तो नहीं है। बिल्कुल सही। इट्स और खासतौर पर ये पुरानी इमारतें होती हैं, इनका तो पता नहीं चलता, एक सेकंड में क्योंकि लकड़ी की छतें। तो कितना को खर्चा आ जाता है मेंटेनेंस पे? अब तो शुरू में तो जब इसको तैयार हो रही थी तो थोड़े करके, यूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ और गिरा नहीं। इट टुक मी, आप सोचें 86 में मैं यहाँ शिफ्ट किया, 87 में, टिल टुडे आई एम स्टिल रेनोवेटिंग तो नहीं, तबाह दैट्स रॉन्ग वर्ड, रिस्टोरिंग। रेनोवेटिंग तो आप नया बना देते हैं, ये इसकी रेस्टोरेशन। हमसाया मुल्क भारत से भी जो है वो यादें जुड़ी हुई हैं इस हवेली की। बड़े बड़े एक्टर्स भी यहाँ पर आए हैं, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, तो उनसे कैसी मुलाकातें होती थी आपकी? यहाँ होती हैं, अभी भी कोई आते हैं? नहीं, बिल्कुल। नसीर तो जब भी आते हैं मेरे पास ही ठहरते हैं, और मैं भी उनके यहाँ 2-3 दफ़ा जब हिंदुस्तान गया हूँ तो उनके पास, उनके फार्म हाउस पे जो बॉम्बे से बड़ी खूबसूरत जगह है। एक दफ़ा मैं और आमिर और उनकी वाइफ, जब उनकी डिवोर्स हो गई तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। और उनके बच्चे, और नसीर और रत्ना जी, हम वहाँ इनके फार्म, बड़ा खूबसूरत फार्म है उनका, बिल्कुल दरिया के ऊपर, और बड़ा खूबसूरत दरिया है वो, पत्थरों वाला, जिसमें से पत्थर भी निकले होते हैं। और वो किस शहर में है? ये किरगित एक गांव है बॉम्बे से, कोई 1-1.5 घंटा दूर। सही। वहाँ ये उनका, और कोई इस तरह लैविश नहीं है कोई, लेकिन ब्यूटीफुल, यानी कि उनका घर सारा इस तरह 2-3-4 ही कमरे हैं उनके, लेकिन वो सारे कमरे जो है ना, उनका एक जो साइड जो दरिया की तरफ है, वो एक बहुत बड़ी विंडो है। आप उस विंडो को खोल दें तो यू आर जस्ट सिटिंग इन अ वरांडा, और सामने आपके दरिया है। और वहाँ उन्होंने टेनिस कोर्ट भी बनाया हुआ है, बड़े फल उनको शौक है, आम शाम लगाए हुए। शिकार तो यूसुफ साहब आप हैं, तो गायकी की कौन सी सिंफ आपके दिल के करीब है? मुझे हर किस्म का, देखे ट्रेडिशनल ऑब्वियसली, मुझे कवाली पसंद है, मुझे सूफियाना कलाम पसंद है, गज़ल मुझे बहुत पसंद है, और गाने भी पसंद हैं। अलामा साहब की कोई गज़ल? अलामा साहब की तो मैंने लातादाद उनकी नज़में और गज़लें जो मैंने कंपोज जी। ये सब अभी ये गवर्नमेंट ने एक बसंत रिवाइवल के लिए एक कमेटी बनाई है, एक सोच चल रही है, बड़ी हाई पार्ट कमेटी है। आप भी मेंबर हैं उसके? मैं भी हूँ, नजम सेठी साहब भी हैं, कामरान लशारी साहब भी हैं। तो मेरे से अक्सर लाहौर ये पूछते हैं कि आपका चूँकि मियाँ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक भी है, तो हमें मियाँ साहब से पूछ के बताएं कि क्या बसंत दोबारा हमारी जिंदगियों में आएगी? आ सकती है। देखिए, सिर्फ इस पे एक सोच हो रही है कि इसको सेफ किस तरह बनाया जा सकता है। सही। अगर गवर्नमेंट जो कन्विंस हो जाती है कि ये एक सेफ बसंत हो सकती है, तो आई एम श्योर वो कर देगी। और तो इसके अलावा तो
I'll come back to your to that question. तो अब सियासत भी छोड़ दी और इस पे फेस्टिवल पे लग गए, फेस्टिवल बन गया, उस माशाल्लाह गोइंग वेरी वेल के क्लम्प लग गया उसके ऊपर, वो बंद हो गई सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कायद आज़म की बेटी आई पाकिस्तान, दीना जना, ये 2004 की बात है गालिबन जी, 2004 में तशरीफ़ लाई थी। तो वो अब आई मेरे यहाँ, मैंने इनको खाने पे इनवाइट, किसी के घर नहीं गई वो, शी डिडंट गो टू एनीबॉडीज़ हाउस, ना वो प्रेसिडेंट से मिलने गई, ना वो किसी और से, जिसने मिलना था उनको वहीं। तो उनके जो ग्रैंडसन थे और मेरा जो बेटा है जलाल, दे वर टुगेदर इन टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में, तो बड़ी दोस्ती थी उनकी। तो जलाल मुझे बताया करता था कि जब उनका अपना भी एक फ्लैट था न्यूयॉर्क में और एक मियामी में, तो सर्दियों में वो मियामी चली जाती थी और गर्मियों में वो न्यूयॉर्क आ जाती थी। अच्छा। जब ये फ्लैट खाली होता था तो ये बच्चे वहाँ, जब उनको छुट्टियाँ होती थी तो ये वहाँ जाके तो ये अपना दे वुड गो एंड स्टे एंड एंजॉय इन न्यूयॉर्क। सो जलाल मुझे ये यूज्ड टू टेल मी कि अब्बा जो तस्वीरें कायद आज़म की उस फ्लैट में लगी हुई ना आपके पास है, ना आपने कभी देखी है, ना ही शायद आप देखेंगे। तो जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटी को बाप से इश्क था, इसमें कोई ये हम जो मर्जी कहेंगे, नवाए वक्त में जो मर्जी लिखा या नहीं लिखा इस चीज़ के बारे में कि यूँ हो ही नहीं सकता, एक ही एक बेटी थी, किस तरह हो सकता है कि बाप को इतनी प्यारी ना हो। तो फिर जब ये आई यहाँ तो जलाल ने बहुत बड़ी एक दावत की, इनके और भी बहुत से इंडिया से फ्रेंड्स आए, तो उनमें अपना कायद के ग्रैंडसन्स भी थे, उनके वालिद नस्ली भी थे। अच्छा, वो नस्ली जब यहाँ फिरता, उसने तस्वीरें देखी कमरों में इधर उधर कायद आज़म की, तो मुझे वो पूछने लगा कि आपका क्या ताल्लुक़ मेरे नाना के साथ। मैंने कहा इधर आए, मैं अपने नाना और आपके नाना के बारे में मैं आपको फिर थोड़ी। तो उसके बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा नस्ली मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आपकी वालदा से मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ओहो हम तो कल जा रहे हैं कराची, तो अब चलें, तो कभी किस्मत कभी होगी तो। दूसरे दिन उनका मुझे फ़ोन आ गया कि मेरी वालदा ने कहा कि नहीं मैं उनके घर जाऊँ। तो मैंने कहा फिर खाना मेरे साथ खाएं। उन्होंने कहा नहीं, खाना जो है हम वहाँ हम सोच रहे हैं जाने का कुकूज़ कैफ़े, क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनको कहा था कि वहाँ आप खाना खाएं जाए। तो मैंने कहा मैं खाना वहीं अरेंज कर दूँगा। तो हमने फिर नीचे, उनकी उम्र थी तो उस वक्त सीढ़ियाँ, लिफ्ट नहीं लगी थी कुकूज़ कैफ़े, तो हमने नीचे इंतज़ाम किया। तो उसमें अपना, क्योंकि ये जो इन्वाइट इनको किया था हमारे जो BCCP के चेयरमैन थे, अपना नाम उनका भूल रहा है, पा गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे हमारे पाकिस्तान के, भोपाल के जो थे नवाब भोपाल, साहबजादा याकूब नहीं, 12। अच्छा, तो वो उनके इनविटेशन पे वो यहाँ वो आई थी, तो उनके बच्चे भी थे और ये सब भी थे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आए। तो यहाँ हम आए तो मैं उनको तस्वीरें दिखा रहा था उनके, बहुत उनको खुशी हुई। मैंने उनको कहा मैंने कहा इस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपके वालिद जब आए थे वो भी इसी कुर्सी पे बैठे थे। वो है मेरे पास 4 कुर्सियाँ, मैं खाली अभी भी वही लगी हुई है, वो तब से चली आ रही। तो बातें करते करते हम अंदर से तस्वीरें सारी मैंने दिखाई उनको, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, मेरी वालदा के साथ और ये सब। तो वहाँ खड़े होकर तो मुझे कहती हैं, मैं सिगरेट पीता था, तो सिगरेट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, सुलगाया नहीं था मैंने। तो आवाज़ उनकी जो थी ना, बिल्कुल उनके अपने बाप की तरह गरजदार उनकी आवाज़ थी। ठीक, तो मुझे कहने लगी, वहाँ बैठे बैठे मैंने उनसे एक सवाल किया। तो खाने की मेज़ पे बैठे हुए थे, तो मैं उनके साथ, मुझे कहा गया कि आप उनके साथ आप बैठे। तो अब मैंने उसको डरते मैंने कहा 4 से 5 सवाल तो मैं पूछ ही। पहले तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मैम इट्स सो सैड दैट योर फादर मेड दिस कंट्री एंड वी हैव मेड अ बेस्ट ऑफ इट। तो मुझे बड़े गुस्से से देखा उन्होंने कहा नो डोंट से दैट, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो दूसरा सवाल मैंने उनसे किया, मैंने कहा मैम देयर आर सो मेनी पीपल से दैट योर फादर you disagreed with your father on many things. She said, listen to me.
I and my father disagreed on only one thing, and that was my marriage. We never disagreed on anything. यानी कि उसने साफ कह दिया कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी या मैं कोई ये मेरा कोई इशू नहीं था, उनका एक ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मेरे बाप का और मेरे साथ तमाम ज़िंदगी लोग जो कहते हैं कि जी वो ये हो गई और वो हो गई और उन्होंने शादी कर ली सिर्फ उसकी वजह से, आई थिंक दैट्स ऑल हॉगवॉश। तो फिर बहरहाल हम यहाँ मैंने अच्छे 5-6 घंटे उनके साथ गुजारे। उसके बाद हम यहाँ गए, डिफेंस गए, वहाँ जो हमारे चेयरमैन थे BCCP के, उनके बेटे का वहाँ वो आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ आइसक्रीम पार्लर हम गए, वहाँ हमने आइसक्रीम खाई। रास्ते में मैंने उनको बताता रहा दाता साहब है ये इस तरह है ये इस तरह। वो कह रही थी मैं सुबह आई थी, मैं इकबाल के मज़ार पे भी वो होकर गई थी, किला विला भी। उनको बहुत शौक़ है हिस्टोरिकल जगह, बल्कि इनफैक्ट मैं एक दफ़ा इंडिया गया तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा दिल है कि मैं मंजोदार वहाँ हूँ। अच्छा। तो वी वर प्लानिंग, लेकिन फिर उनकी तो डेथ ही हो गई। जब ये तो आपने सिगरेट भी उन्हीं के कहने पे छोड़ी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो मैंने उन्होंने मुझे कहा यंग मैन स्मोकर थे और मियां साहब I used to smoke 2 packs of cigarettes a day, can you believe it? And I smoked for almost 20-25 years. इतने साल में। तो बस वहाँ खड़े हुए थे बिल्कुल ड्योड़ी के अंदर जी। तो तस्वीरें देखते देखते मैं सिगरेट देखा था, यंग मैन आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। अब मुझे ये बातें मुझे समझ आती कि वो क्यों बात कर रही थी, क्योंकि कायद का भी ये प्रॉब्लम था एंड अल्टीमेटली दैट किल्ड हिम, उनको हुआ था सारी बीमारी और उसकी। तो मैंने कहा हंस के मैंने कहा मैम शुड आई स्टॉप स्मोकिंग? ही सेड यस। मैंने कहा शैल आई टेक इट एज एन ऑर्डर? हंस के कहती है यस टेक इट एज। तो मैंने वो छोड़ दी मैंने सिगरेट। कुछ अरसे के बाद मैंने प्लान करके तो मैंने छोड़। तो अपनी वालदा को मैंने बताया कि सिगरेट मैंने छोड़ दी। तो मैंने कहा इसी तरह कायद की बेटी आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने छोड़ दी। तो कहने लगी मैं तेन कह रही है पिछले 15 साल तो तू सिगरेट छड़ दे, तो मेरी तो मनी नहीं। मैंने कहा तुसी सिर्फ अल्लामा इकबाल की बेटी हो, कायद आज़म की बेटी। ये बड़ी खूबसूरत याद है फायजा। उनसे मैंने इकबाल की बेटी है, मैंने कायद आज़म यहीं इसी दलान में बैठ के मैंने उनसे बातें कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा मैम यू आर द ब्लड लाइन, हमारा तो लीडर कोई और है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है किसी और का, ना हमने किसी को माना है ना हमारे बड़ों ने किसी और को माना है। ठीक है सियासत में है, सियासत करते हैं, लेकिन हमारे घर में बहस ये होती थी कि अगर कायद जिंदा होते तो ये होता कि ना होता। यानी कि इट वॉज सारा ख़ानदान लड़ रहा है आपस में, बहस कर रहा है, कुछ कर रहा है, सियासत इसी पे दारो मदार जो था। हमेशा एक जो फिगर था कायद का और फातिमा जिन्ना का, वो इट वॉज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। उनका जो वजूद था वो हमेशा से क्या कहते हैं वो था वहाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे गाइड करें, मैं क्या करूँ, सियासत में कर नहीं सकता क्योंकि ये जो हालात हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेक whatever you want to say or whatever you want to एक प्लेटफॉर्म, go into the media। उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी थी, दिस इज ये नए दौर की जो चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपका मैसेज जो है हर जगह पहुंच जाएगा। और वो बात अच्छा यूसुफ साहब, सियासी शख्सियात के हवाले से तो आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है और दूसरे शोबे इंटरटेनमेंट, मीडिया, ये सब भी आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं और बड़े लोगों को आपने प्रमोट किया है, क्या साहिर अली बग्गा, क्या राहत फ़तेह अली खान। ये तो मेरे बच्चों की तरह है ना सारे। ये हो गई सनम मारवी, हिना नसरुल्लाह, अली ज़फ़र, अली अब्बास, सारा रज़ा और अब वहदत रमीज़, आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यानी कि पता नहीं किस तरह से इस आवाज़ और ये गला और ये तैयारी जो चीज़ें वो और लाइव जो जिस तरह वो गाता है, आजकल तो लाइव गाता ही कोई नहीं जी। अभी राहत ने एक सूफ़ी इवनिंग रखी हुई थी 2-3 दिन पहले, वहदत sang there also, ब्रिलियंट। तो ये मुझे जहाँ भी टैलेंट नजर आता है आई पिक इट अप। मुझे नहीं होता कि वो मेरे पास आए, मैं खुद ही उसके पास चला जाता। लोगों से मुझे कोई लोगों को कहता है जी हमने मिलना है, आप हमें सुने। मैंने कहा बेटा आवाज़ भेज के अपनी रिकॉर्ड करके खत्म, उसी से ही पता चल जाता है कि ये किस लेवल का सिंगर है। तो बहुत से लोगों को सब आपने धुनें तो बहुत खूबसूरत बनाई, तो शायरी भी की आपने बहुत, मतलब कि डरते डरते ही मैं कह रहा हूँ कि शायरी तो नहीं कह सकते, कुछ गीत लिखे, कुछ गाने लिखे
एक दो नातें भी मैंने मैंने लिखी और कंपोज की। कॉम्पोजिशन ज़्यादा की है। हीर रांझा जो मैंने बनाई था, एक पीटीवी के लिए एक सीरियल बनाया था, उसमें गाने बहुत सारे मैंने लिखे थे और कंपोज भी किए थे काफ़ी सारे। वही ज़्यादा मेरा काम है। आपने गाना नादिया हसन का भी जो था, टाली दे थल्ले बैठे, वो कौन सी टाली है जरा? वो टाली यहाँ है ही नहीं कोई, लेकिन ये जो गाना था ना जी, ये नाजिया और जोहेब दोनों मेरे पास यहीं ठहरे हुए थे। अच्छा। तो तब कोई और चैनल तो कोई था नहीं, पीटीवी था सिर्फ, तो पीटीवी के लिए ही प्रोग्राम कर रहे थे, तो रिहर्सल कर रहे थे। पता नहीं साल सुनी याद रहने दो। तो मैंने नाजिया से कहा, मुझे कहा तुमने कभी किया है कोई पंजाबी गाना? तो उसने कहा नहीं। अब ये एक गाना था जो मेरे माइंड में था, जो बचपन में कहीं मैंने सुना था, टाली दे थल्ले बैठ। अच्छा। आओ करिए प्यार किया गल्ला, वो इतना ही मुझे याद। वो बाकी का मैंने फिर सारा कंपोज करके उसको लिख के ना, उसके जो अंतरे वो मैंने बना लिए उसके, और वो बड़ा पसंद आया। ज़ोहेब को भी उन्होंने उधर ही प्रैक्टिस की, दूसरे दिन जाके उन्होंने रिकॉर्ड करा लिया। वाह। फिर उसके बाद कई साल मैंने कभी उस तरह की कोई चीज़ नहीं की। फिर एक दफ़ा मैं और अली अज़मत, हम अली अज़मत ऑल्सो ही वेरी वेरी क्लोज टू मी, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह, छोटा भाई है। नथिया गली हम गए, नथिया गली हम गए हुए थे। तो नथिया गली हम की यही महीने थे, अप्रैल के, और वहाँ ठंड थी काफ़ी, खाली पड़ा हुआ था नथिया गली। तो हम वहाँ होटल में ठहरे हुए थे। तो बाहर रात को ना हमने कहा आग जलानी, तो उन्होंने हमें कटा हुआ ड्रम दे दिया, इसमें लकड़ी डाल दी और आग जला दी, और हम बाहर बैठ के तो अली अज़मत गिटार। तो वहाँ मैंने बैठ के तो अली अज़मत के लिए वो कंपोज किया, गरज बरस, जो उसका बहुत मशहूर, बहुत हिट हुआ था उसका वो गाना। 2 शादियाँ आपने की, कोई तीसरी का भी इरादा रखते हैं? देखिए, जब मैंने दूसरी शादी की थी ना, तो मुझे पक्का यकीन था कि मैंने नहीं करनी। अच्छा। और ये हो गई। तो इसलिए मैं अब, दैट वाज माय लास्ट शादी, फिनिश्ड इन 1996। 6 साल वो शादी हुई। अब क्या आ गया? 24 25 कितने साल हो गए हैं अब मुझे सिंगल रहते हुए? कितने साल हो गए? 24 साल? 90 साल नहीं, 96 4 साल हो, और 28 29 साल, ऑलमोस्ट 30 साल हो जाएंगे। पता नहीं, अभी तक तो मेरा कोई माइंड नहीं। अच्छा, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करती हूँ। आपने जिन शख्सियात के मैं नाम लूंगी, आपने एक एक मशवरा उनको देना है। मैं वैसे आई एम वेरी पुअर एट दिस। आप कहती हैं तो मैं कर लेता हूँ, वैसे मुझे बिल्कुल ये कभी भी मैं नहीं, हमेशा तो फेल ही हो जाता है ये। मतलब ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं। रेशम साहिबा। रेशम, उनको क्या मैं मशवरा दे सकता हूँ? माशाल्लाह, शी इज़ मेंटेन्ड हरसेल्फ वेल, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, और शायरी का भी उनको शौक है। एंड आई ऑलवेज, मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती भी है, गपशप हमारी रहती है। आई विश हर वेल, शी इज़ डूइंग फाइन। मीरा जी। मीरा जो है ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीरा। मीरा इट मेक्स मी लाफ टू नो एंड। कि आप सोच नहीं सकते कि मीरा मुझे कितना पसंद। शी इज़ अ लवली पर्सन, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन पीपल मिसअंडरस्टैंड है एंड समटाइम्स। लेकिन क्या मशवरा मैं उनसे कहा है कि तुम्हारी जितनी है ना, जिस तरह भी तुम बातें कर लेती हो, मैंने कहा एक प्रोग्राम करो, इसी तरह कोई तुम्हें ना रोके। तुमने जो जिससे मर्जी सवाल पूछने हो तुम पूछो। आई टेल यू, इट विल बी एन इंस्टेंट हिट। सबा कमर बहुत अच्छी है, एब्सोल्युटली फैबुलस, फर्स्ट क्लास एक्ट्रेस। मशवरा क्या देंगे? उनको कोई मशवरा नहीं देना, वो बल्कि उनसे कोई मशवरा लेना चाहिए। समझदार खातून है। आयशा उमर। मेरा बच्चा है। आयशा उमर का पहला गाना जो था, एक जब ये आया है आमिर खान और इमरान के हॉस्पिटल के लिए जी, तो एक गाना आयशा उमर ने, फर्स्ट जो गाना था, मैंने उसे कहा कि तुम भी एक यंगस्टर है, शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो उसके साथ मैंने किया था। शी इज़ डूइंग फाइन। आई थिंक उसका वो एक ही प्रोग्राम जो है वो इतना सालों से चल रहा है, एंड शी इज़ डन वेल एज एन एक्ट्रेस। फिल्म भी उसने की है, मॉडलिंग भी उसने की है, सब कुछ उसने किया। शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन गर्ल। इमरान खान। इमरान तो मेरा दोस्त है, भाई है, मैं क्या उसके बारे में कहूँ। मशवरे जो है ये, जब देखें वो किसी ने मुझे याद है कि कोई साहब थे जो
वज़ीर आज़म थे तो उनको बार बार कोई मशवरा देता था कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप इस तरह कर लें। उन्होंने कहा कि मैंने मुझे मशवरे देना तो तू आप वज़ीर आज़म बन जाएगा, तेरे ना पता। तो मैंने हमेशा इमरान के साथ सियासत पे बहुत कम बात की है, लेकिन वैसे हम दोस्ती में अपना हमें खाने का शौक़, हमें शिकार का शौक़ जो हमेशा हम करते थे, और बहुत सारी दुनिया, इंडिया में, इंग्लैंड में, ऑल ओवर वी वेंट टुगेदर, वी हैड ग्रेट टाइम्स। मरियम नवाज साहिबा, Mariam, she's trying to do things, and well, we have to give her time. देखना पड़ेगा कि किस तरह how she progresses, and बाकी ये है कि मुझे वो जो ये इंक्रोचमेंट के ऊपर जो किया था, हालांकि लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। कि किसी का हक नहीं पहुँचता कि मैं अगर अपनी जो घर के में भी 4 गज आगे इसको ले जा सकता था जी, या अपनी दुकान को बढ़ा सकता था, लेकिन ये इनको करना पड़ेगा। दे शुड नॉट स्टॉप इट, क्योंकि हम अंदरून शहर में लोग बहुत तंग हैं। ये मेरा अपना बाज़ार है, आप जाके देख लें, हर जगह किसी ने 4 फुट, किसी ने 5 फुट, और ये सारे कारोबारी लोग हैं। ये कोई गरीब आदमी नहीं है कि जिसका उन्होंने किया। ये दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। और बाकी नहीं तो वॉल्ड सिटी की तरफ से है कोई आपके साथ कोई कोऑपरेट करते हैं? ये भी एक तारीखी विरसा है। नहीं, बिल्कुल वॉल्ड सिटी के साथ, क्योंकि मैं खुद जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है उसका जो हेरिटेज बोर्ड है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, और वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का जो बोर्ड है जिसकी चीफ मिनिस्टर जिसकी चेयरमैन है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। अच्छा यूसुफ साहब, ईद का मौका है, आपके मामू तो बचपन में आपको कम ही ईदी देते होंगे, आप मुझे बताएं आप मुझे कितनी ईदी दे रहे हैं? मेरी बात सुने, मामू से याद आया कि हम जब छोटे थे ना, आप मामू बना रही और उस वक्त हमें जो ईदी मिला करती थी, ईदी किससे मिलती थी? दादा दादी से मिलती थी, माँ बाप से मिलती थी, फूफियों से मिलती थी, और चचा से मिलती थी, या चची से मिलती थी, या और कुछ रिश्तेदार जो करीबी उनसे मिलती थी। तो जब डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की शादी हुई ना, हमें 10 रुपए ईदी मिलती थी, 5 रुपए ईदी मिलती थी, लिटरली। तो सारी ईदी मिला के को 120 130 हो जाती थी। लेकिन आप नहीं, कम नहीं थी, 4 आने की बोतल थी कोका कोला की उस जमाने में, तो बिल्कुल कम नहीं। तो जब उनकी शादी हुई तो फिर मेरी जो ममानी थी ना, उन्होंने हमें 25 रुपए ईदी दी। 25 रुपए ईदी आती थी उनकी, बड़ी लिफाफों में, बड़े नफासत के साथ। हम तो छीनते रहते थे, पुप्पियों से छीन लिया, उधर से शोर बदतमीजी का एक तूफान होता। सही। तो वो लिफाफे में जब ईदी आनी शुरू हुई, तब अपने कज़न से हम ज़्यादा आगे निकल गए। तो अब उनके जहाँ 130 होते थे, हमारे को फिर 150 हो गए। तो क्या होता था, तब तक हम गुलबर्ग में शिफ्ट कर गए थे, तो ये मेन मार्केट ही होती थी। लिबर्टी तो थी, इसका एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं। तो यहाँ एक बरकत पान वाला जरा हाले भी है, आई थिंक स्टिल देयर, और एक हाइड आउट एक रेस्टोरेंट था जो एक इटालियन खातून थी, उनके बच्चों ने अब ये कोसा नॉस्ट्रा खोला हुआ। हाँ जी, पौला जो थी वो उनका रेस्टोरेंट था, वो स्नैक बार थी। तो वहाँ बर्गर और क्लब सैंडविच और इस तरह की चीज़ें मिलती थी, और अनबिलीवेबल, सारा लाहौर का जो यंगस्टर था ना, वो वहाँ ईदी उड़ाता था, ईदी वहाँ जाके उड़ाता। वैसे भी हमारा जब भी पैसे होते, पहला काम होता था कि हाइड आउट जाते। एक तो वहाँ क्या कहते हैं, यंग लोग होते थे, फिर ऑल द प्रिटी गर्ल्स दे वर आल्सो देयर, उनका भी जमकट्टा वहाँ होता था। बिल्कुल, क्यों इसमें कोई झूठ क्यों बोलना, हम भी तो कभी, आतिश भी तो जवान थे कि नहीं? नहीं, आप अभी जवान हैं मियां साहब। फायजा बहुत ऐसा काम है, टाइम दिया। लेकिन ईदी भी लेनी है, टाइम तो लिया ना। खूबसूरत ईदी। अभी आपको चाय जो है, आपको हम बहुत सी दुआएं मैं आपको देता हूँ। ईदी क्या करनी है, पैसे की तो आजकल वैल्यू ही कोई नहीं रही। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पर आई और मैंने इस हवेली को एक्सप्लोर किया। बट साहब, जो बातें आपने बताई थी हूबहू वैसा है, बल्कि देखकर और भी अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो मियाँ साहब एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, इस सूरत में भी कि हमेशा इन्होंने अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को, अपने विरसे को प्रमोट किया। बिल्कुल। और मैं तो तहरीर का आदमी हूँ, बात तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला मियाँ साहब के हवाले से बात करने का या लिखने का, तो
बट सम इज ऑलवेज वेरी काइंड। एक मैं आपको बात बताऊं, अच्छा ये वैसे तो मेरे ही छोटे भाई हैं, लेकिन इनकी असल जो दोस्ती थी वो मेरे वालिद से थी। अच्छा। इनका बहुत बहुत कुर्बत थी इनकी, और ये इकट्ठे वॉक भी आप रोजाना किया करते थे। मेरा जो सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला हुआ था ना जी, उस वक्त तो, अब तो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो खुद चल के चले जाते हैं, तो तब उनकी वो हैसियत नहीं होती। उस वक्त एक डीओ लेटर होता था। अच्छा। वो मिनिस्टर जो होते हैं, मियाँ साहब CNW के मिनिस्टर थे, मियाँ सलाउद्दीन साहब जो मियाँ यूसुफ साहब के वालिद थे। तो उस वक्त सेंट्रल मॉडल स्कूल जो लोअर माल पे है, उसमें दाखिला बहुत मुश्किल हो। वो खुद भी वहीं पढ़े हुए थे, खुद भी वहीं पढ़े हुए थे। अच्छा, तो मेरा जो वहाँ पे दाखिला था क्लास 6 में, यानी मैं इधर पढ़ता था रंगमहल मिशन स्कूल में। अच्छा। तो सेंट्रल मॉडल स्कूल में जाना बड़ी एक मेरे बुजुर्गों की ख्वाहिश होती थी। जाहिर है उसका एक बड़ा नाम था उस जमाने में। स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, ये 2 इंस्टीट्यूशन हमारे शहर के लोग। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो और मेरे दादा आए मुझे लेके मियाँ सली के पास, हम तो मियाँ सली कहते थे मोहब्बत से, अभी मियाँ सली कहते हैं। तो उनके पास आए और उन्होंने, कैप्टन अशरफ होते थे, कैप्टन रिटायर्ड अशरफ सेंट्रल मॉडल स्कूल के हेड मास्टर, तो उनके नाम मियाँ सली ने एक लेटर लिख के दिया, डीओ लेटर लिखा। वो टाइप होती थी, टाइप किया था, और उस पर मियाँ साहब ने साइन किया और मुझे रेकमेंड किया, और मेरा उस पर दाखिला हुआ था। तो इस हवाले से ये फैमिली जो है वो मेरी मौसन भी है और बहुत ही ज़्यादा अभी भी। अच्छा, अब बाय द वे सेंट्रल मॉडल स्कूल till today I think it is one of the only public schools in Lahore, government public school, इसका कुछ मेरिट है या जिसकी जहाँ को एजुकेशन मेरे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। मैंने I had brought up 4 girls जो मेरे मोहल्ले की बच्चियाँ थी, वो ऑर्फन, तो मैं उनको बचपन में ही अपने पास यहाँ ले आया था। फिर उनकी शादियाँ हुई, फिर आगे उनके बच्चे हुए, अभी भी 2 मेरे पास ही रहती हैं। का एक और रूप है, तो वो माशाल्लाह 1 के 4 बच्चे हैं, तो उनमें से 3 जो हैं लड़ झगड़ के क्या कहते हैं मैंने सेंट्रल मॉडल में 2 बच्चियां और एक। यूसुफ साहब, ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? ईद के हवाले से यही पैगाम दूंगा कि कम खाएं। बकरा ईद पे हम आपसे पैगाम लेंगे। नहीं, ये किसी भी ना इन्होंने रमजान में कमी की है ना इन्होंने ईद पे कम करना। सही कह रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें कि हमेशा ये होता था कि रेस्टोरेंट्स जो थे वो जो रमजान के दिनों में उनका घाम मध्यम पड़ जाता था। यकीन करें, ये फूड स्ट्रीट जो है ना, ये आज भी आप जाके देखेंगे इस वक्त तो ये भरी हुई है। सो हमके एक लाहौर में जो एक चीज़ हुई है कि इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, और माय यंगेस्ट सन ही आल्सो ही इज आल्सो रेस्टोरेंट, उसके भी 3 रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये खाने के से परहेज़ करें, ज़रूर खाएं, लेकिन ओवर ईट ना करें। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, अगेन बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। बट साहब, नाज़रीन, ईद का मौका है, इंजॉय करें, खुश रहें, और वही यूसुफ साहब वाली बात, ज़्यादा ना खाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।